बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारी जो क्लास है दैट इज कंज्यूमर बैंकिंग, इससे रिलेटेड हमारी फर्स्ट क्लास है डिस्टेंस लर्निंग की। जैसे कि आपको पता है बेटा, हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे बिफोर दिस कोरोना वायरस। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताई थी। बैंकिंग क्या होती है, बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, बैंक कैसे परफॉर्म करता है। कुछ चीजें हम थोड़ी सी रिवाइज करेंगे अभी। जो चीजें हम रिवाइज करेंगे उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन साथ साथ। ये कुछ नोट्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, उसके वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर बैंकिंग डेफिनेटली क्या होती है उसको जानने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग क्या होती है। तो हमारा जो आज का लेक्चर, पहला लेक्चर होगा, वो बैंकिंग से रिलेटेड होगा। बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं बैंक्स के अंदर, कौन कौन सी चीजें हैं जो वो परफॉर्म करता है, बैंक एवोल्यूशन कैसे हुई, बैंकिंग स्टार्ट कब हुई। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ बैंक, अक्सर आप वर्ड सुनते हैं बैंक का। व्हाट इज बैंक? जी अब्दुल कयूम साहब, क्या होता है बैंक? क्या माइंड में आता है आपके? व्हाट इज बैंक? सर, मनी की जहाँ से लैंडिंग और बोरिंग हो रही हो सर, एज ए इंस्टीट्यूशन में। ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे मनी की लैंडिंग एंड बोरिंग हो रही है। और इसके अलावा जी सकलैन? सर, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों से ऐसे लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, और ऐसे लोगों को आगे लोन प्रोवाइड करते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है और वो अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। कंज्यूमर्स को देते हैं, बिजनेसमैन को देते हैं, फार्मर्स को देते हैं, ट्रेडिंग के लिए देते हैं बैंक्स। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जी आप मुझे बताएंगे रिदा बेटा कि बैंक जो है वो किसी मुल्क की इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर सकता है? सर वहाँ के इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है और सर, और बिजनेस को मतलब बिजनेस में इजाफा कर सकता है, और जो बेरोजगार हैं उन्हें कर्जा दे के ओके, यानी आप ये कह सकते हैं, अगर आप देखें कि आप ये बात कर सकते हैं कि मुल्क के अंदर जो पैसे का फ्लो है उसको वो बेहतर कर सकता है, यानी फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना है, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, यानी नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी बैंकिंग से रिलेटेड, आप लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक जो है वो पढ़ के आना। मेरे ذहन में भी आ गया इनको। वो टॉपिक ये है, अक्सर बेटा हम लोग कहते हैं कि जो एक होती है आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक होती है आपकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट। कुछ आपके रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट का मतलब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि मुल्क के अंदर बैंक स्ट्रांग है, मुल्क के अंदर बहुत सारा बैंकिंग सिस्टम है, मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है, बैंक जो वो प्रॉपर्ली डील कर रहे हैं। अगर आपका बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा तो इट विल लीड्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी पहली लाइन में ये बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट लीड्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क के अंदर फाइनेंशियल बैंकिंग का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा तो उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी। अच्छा, कुछ जो आपके रिसर्चर्स हैं वो इसका रिवर्स कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी तो इट विल लीड्स टुवर्ड्स द फाइनेंशियल डेवलपमेंट। अब आप लोगों ने मुझे इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज देने हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। चाहे आप इसकी फेवर में हो, चाहे आप इसके अगेंस्ट हो, तो आपने मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको आपने रीड करके आना है, पढ़ के आना है। वी विल डिस्कस। दोबारा सुन लें। फाइनेंशियल डेवलपमेंट लीड्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल डेवलपमेंट। इन दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप मुझे बताएंगे विद रीजंस कि व्हाई, कि ऐसा क्यों है, कि आपको क्यों लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगी, या फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें डेफिनेशन, तो सिंपल उसने ये बोला है कि जो बैंक होता है इट एक्ट एज अ पेमेंट एजेंट फॉर कस्टमर एंड टू बोरो एंड लैंड मनी। तो बेसिकली जो बैंक है वो किसी भी कंट्री के अंदर एज अ एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, जो किसी से पैसे बोरो करता है और फर्दर आगे उसको लैंड करता है। यानी जिसके पास एक्सेस मनी होती है उनसे पैसा लिया जाता है, और जिनको पैसों की जरूरत होती है उनको पैसा दिया जाता है। अब डेफिनेटली बेटा बैंक जो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है वो फ्री पे तो काम नहीं कर रहा होगा। डेफिनेटली द बैंक विल चार्ज इट्स फीस, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम अदर फीस भी कह सकते हैं, जिसके जरिए वो फिर वो आपकी अर्निंग करता है।
अच्छा, बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन फाइनेंशियल मार्केट्स बेटा, डेफिनेटली जो बैंक्स होते हैं वो किस फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, आपको लोन की जरूरत है, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। आपको सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हैं, बैंक आपको हेल्प आउट करता है। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जब वो मार्केट में फर्स्ट टाइम अपने सिक्योरिटीज इंट्रोड्यूस करवाती हैं, शेयर्स इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि जब कोई कंपनी पहली दफा सिक्योरिटीज मार्केट में लेके आती है, तो दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। वहां पे अगर बेटा आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि वहां पे जो कंपनीज हैं वो सिक्योरिटीज दो तरह से ऑफर करती हैं। एक होती है डायरेक्ट प्लेसमेंट और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। डायरेक्ट प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो कंपनी है वो खुद आके मार्केट में सिक्योरिटीज सेल करती है, यानी अगर आपको सिक्योरिटीज चाहिए तो आप डायरेक्ट जाके कंपनी के ऑफिस से परचेज कर सकते हैं। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या करती हैं कंपनीज, उसमें कंपनीज किसी बैंक को हायर करती हैं। अगर आपको याद हो उसमें हमने यही पढ़ा था कि बैंक सिक्योरिटीज को पकड़ते हैं और आगे फर्दर फिर उसको मार्केट के अंदर सेल आउट करते हैं कस्टमर्स को। तो ये बेसिकली यहाँ यही बताया गया है कि बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट players in financial market because they provide financial services to the companies. इसमें लोन की सर्विसेज भी है, इसमें सेलिंग की सर्विसेज भी है, इसमें एजेंट की सर्विसेज भी है, जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा था। अंडरस्टैंड बेटा? यस। एनी कंफ्यूजन एनीवन? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके जी, ओके अब थोड़ा सा बेटा इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने 1 by 1 हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ये नोट्स में आपके साथ बाद में शेयर भी कर दूंगा, आप लोग इसको रीड भी कर लीजिएगा। बट मैं आपको इसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट है सिर्फ वो एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। अभी हम सिर्फ बैंकिंग को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कंज्यूमर बैंकिंग, देन फिर हम कंज्यूमर बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद, ओके अब ये यहाँ पे अगर बेटा आप आते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, तो इसमें उसने उसकी मुख्तलिफ जो है आपकी हिस्ट्री बयान की हुई है। आपको पता बेटा कि जो बैंक का वर्ड है ये बैंकुआ के वर्ड से इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसका मतलब क्या होता है जी? पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले बैंकिंग के काफी सारे सब्जेक्ट्स। सर इसका मतलब होता है स्टैंड। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंड सर। ओके, गोल्डस्मिथ से बेटा ये स्टार्ट हुआ था। गोल्डस्मिथ क्या था? एनी आइडिया, एनी हिस्ट्री अबाउट द गोल्डस्मिथ? सर एक रिसिप्ट जारी कर दी जाती थी, मतलब वहां पर वो अपना गोल्ड रखवाते थे, और वो अगर किसी को पेमेंट करनी होती थी तो वो पेमेंट चेक के ऊपर, पेपर के ऊपर लिख देते थे कि आप फलाना एक इंस्टीट्यूट है, वहां से जाके आप कितने पैसों का आप वहां से गोल्ड ले सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं आप अपनी वहां से। अच्छा, अब जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो बैंक का वर्ड है वो बैंक्विस या बैंकुआ के वर्ड से बेटा माखूज हुआ है, जिसका मतलब होता है बेंच। इसको बेंच इसलिए कहा जाता है बेटा, इसको बेंच इसलिए कहा जाता है कि पुराने वक्तों के अंदर जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था वो यही था कि टेबल चेयर लेके बैठ जाते थे, और वहां पे जिस तरह मुंशी टाइप काम होता था उस तरह से काम होता था। तो वहां से ये फिर इंट्रोड्यूस हुआ कि आपने जो बैंक का सिस्टम था। अभी जो ये बता रहे थे गोल्डस्मिथ वाला, बिल्कुल सही बता रहे थे कि उसमें क्या होता था, एक रिसीट जारी कर दी जाती थी और उस रिसीट्स के अगेंस्ट आप अपना गोल्ड जो है वो रिजर्व के तौर पर रखवाते थे, और उसके मुताबिक फिर वो पेमेंट्स होती थी आगे फर्दर। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने हिस्ट्रीज को पहले डिस्कस की भी हुई है। हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, वो डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट्स। की कॉन्सेप्ट्स में ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली बैंक्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज की जाती हैं। अब इन की कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैं आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ पे 1 by 1 आपके सामने ये आपके सामने ओपन भी आपको नजर भी आ रही होगी की कॉन्सेप्ट वगैरह। मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा विद हेडिंग्स, तो आप लोगों ने इसको देखते जाना है। फर्स्ट बेटा आपके पास है द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज जनरल बैंकिंग लॉ। डेफिनेटली बेटा जब भी कोई बैंक होता है, हर कंट्री का अपना बैंकिंग लॉ होता है। हर कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने बैंक को स्टार्ट करना कैसे स्टार्ट होगा, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, उसने कैसे परफॉर्म करना, उसकी वर्किंग क्या होगी, उसके लिए लाइसेंस कैसे मिलेगा। हर कंट्री का अपना बेटा बैंकिंग लॉ होता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अपना ही बैंकिंग लॉ है, जिसके जरिए वो बैंक्स को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने मुख्तलिफ कंट्रीज की आपके सामने एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, सेकंड बेटा यानी हर कंट्री का अपना बैंकिंग लॉ होगा जिसके मुताबिक उसने चलना होगा। अगर आपको याद होगा आपने बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 अकॉर्ड्स का सुना होगा। बेजल 1, बेजल 2 क्या है बेसिकली? एनीवन, एनी आइडिया?
सर कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। अच्छा, जिस तरह हम अकाउंटिंग के अंदर एक गैप का वर्ड पढ़ते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP गैप होता है, जर्नली एक्सेप्टेड यस सर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो बेसिकली क्या होते हैं, उससे फिर मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ वापस। एनी आइडिया? GAAP गैप क्या होता है बेटा? सर ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं सर जिनको अडॉप्ट करके आप अपने अकाउंटिंग के जो एक्टिविटीज हैं उसे परफॉर्म करेंगे हर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, किसने कैसे होना, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा पूरी दुनिया के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं, यानी ये सेम होते हैं। इसी तरह बेटा कुछ बैंकिंग जो स्टैंडर्ड होते हैं वो मुश्तरका होते हैं हर कंट्री के अंदर, जिसे हम Basel 1, Basel 2, Basel 3 कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं जी वॉर इज टू 1%, वॉर इज 2%, आपने क्रेडिट रिस्क के लिए इतना पैसा रखना है, मार्केट रिस्क के लिए मिनिमम आपने इतना पैसा रखना है। बेसिकली Basel 1, Basel 2, Basel 3 के अंदर इस तरह की चीजें डिस्कस की होती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को चलाएंगे, तो डेफिनेटली बेटा यू विल नॉट कम्पीट द इंटरनेशनल लेवल। फिर आपको उस लेवल तक जाने के लिए पहले उनकी जो रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप गैप को फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल नॉट कंपेयर योर स्टेटमेंट्स विद द इंटरनेशनल लेवल स्टेटमेंट्स, क्योंकि आपने इसको फॉलो नहीं किया, आपने इसको इग्नोर किया है। तो बेसिकली तो Basel 1, Basel 2 होता है, उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। उसमें से जो कुछ चीजें मैंने आपके सामने अभी ये भी बताई हैं कि आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कितने % पैसा रिजर्व रखना है मार्केट के लिए, लिक्विडिटी के लिए, आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होंगी, आपकी फ्लान रेशियो कितनी होगी। ये कुछ उन्होंने स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं कि अगर आप अपने बैंक को प्रॉपर मैनेज करना चाहते हैं, बैंक के रिस्क को, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक आया था 2007-8 के अंदर, वो बेसिकली इसीलिए आया था कि आपके Basel 1, Basel 2, Basel 3 के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको इग्नोर किया गया। जो बैंक्स हैं उन्होंने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि आपने इतने % पैसा लाजमी रिजर्व रखना है, उसके बाद आपने जो है बाकी पैसा आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन बैंकों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सारे का सारा पैसा आगे लैंड कर दिया, जिसकी वजह से फिर उनको फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा। इसी तरह हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो भी बताता है कि आपने इतने में से इतना पैसा रिजर्व के तौर पर रखना है, और इतने पैसे जो है वो आप बारो कर सकते हैं, बारो करके यानी फर्दर आगे आप उसको लैंड कर सकते हैं, आप लोगों को दे सकते हैं। अगर बेटा बैंक के उन स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल फेस अ रिस्क, और डेफिनेटली इसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है कि आपने इसको फॉलो क्यों नहीं किया। अच्छा, इसके बाद आते हैं कुछ बैंक रेगुलेशंस। ये मैं थोड़ा सा आपके सामने हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ, कुछ की टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बेटा गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं जो कि सर्टेन रिक्वायरमेंट, रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस प्रोवाइड, बैंक रेगुलेशन जिसे हम बोलते हैं। यानी जिस तरह हमारा स्टेटमेंट बैंक आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहता है जी आपने इतने पैसे रिजर्व रखने, इतने पैसे आपने लैंड करने हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट इतने % बढ़ गया, इतने % कम हो गया। जिस तरह आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है, आपकी फिस्कल पॉलिसीज आती हैं। अब एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या फर्क है दोनों में, पहले ये बताएं, मैं थोड़ा सा फिर दोबारा इस बैंक रेगुलेशन के ऊपर आऊँ। इन दोनों में क्या फर्क है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क है जी? सर मॉनेटरी पॉलिसी जो सी है वो सेंट्रल बैंक देता है, और जो फिजिकल पॉलिसी है वो बजट के लिए गवर्नमेंट देती है। बेसिकली जो फिस्कल पॉलिसीज होती है, बिल्कुल सही बोला आपने, जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो बेसिकली आपके जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो आपको प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर उसके एक्सपेंसेस क्या है, उसके रेवेन्यूज क्या है, उसकी इन चीजों के बारे में किया जाता है। आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है बेटा वो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो देता है। आजकल देखें आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है ड्यू टू द कोरोना वायरस सिचुएशन। आई थिंक 4 या 5% पे आ गया आपका इंटरेस्ट रेट शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, आई थिंक सो, फिर भी चेक कर लीजिएगा। इट मींस दैट कि अब ये बेटा बैंक रेगुलेशन है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि a form of government regulation which subject bank to certain requirement, restrictions and guidelines, कि आपने कैसे परफॉर्म करना है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आपने इतने से ज्यादा लोन नहीं देना। आजकल हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, जिस तरह आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, बैंकों को गाइडलाइन प्रोवाइड की गई बैंक रेगुलेशंस के अंदर कि आप जो है छोटे जो आपके बिजनेसमैन है उनको लोन दिया जाए, सैलरीज के लिए लोन दिया जाए, 3-3 माह की सैलरीज वो दें, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम लिया जा रहा है, जो कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट है उससे भी कम इंटरेस्ट उस पर लिया जा रहा है। अब ये वो सर्टेन गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट आपको किसी भी वक्त दे सकती है। ओके, थर्ड बेटा, फोर्थ वन, बैंक सीक्रेसी। क्या होता है ये?
सीक्रेसी बेटा जैसे हम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं ना, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आप ये कह लें जी सर। कस्टमर और बैंक्स की जो आपस की लेन देन का पर्सनल इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जो होती है बेटा, ये भी एक बैंक का फंक्शन होता है कि वो बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करता। जिस तरह आप फेसबुक यूज करते हैं, जिस तरह आप लोग ट्विटर यूज करते हैं, अगर आप फेसबुक यूज करें तो देखिए जब आप उसी चीज पे क्लिक करते हैं तो आपसे परमिशन मांगता है कि आप अलाउ करते हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाए, आपकी पिक्चर्स को एक्सेस किया जाए। आप जब अलाउ करते हैं तो वो ऐप आगे खुलती है, अदरवाइज वो ऐप आगे नहीं खुलती। इसी तरह अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल बेटा स्विस बैंक अकाउंट देख लें, जो जरदारी के ऊपर एक केस चल रहा था। अब स्विस बैंक वाले आपको जरदारी की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अनटिल गवर्नमेंट आपने इससे रब्ता नहीं किया या गवर्नमेंट ने प्रेशराइज नहीं किया तो उन्होंने प्रोवाइड किया। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट बैंक से आगे इंफॉर्मेशन मांगते तो किसी भी बैंक ने 1% इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं की कि उनके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है जरदारी का। अंडरस्टैंड बेटा? यस। तो बेसिकली बैंक सीक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो बैंक है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता अपने कस्टमर की। ओके, फिफ्थ वन बेटा कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये भी बेटा बैंक रेगुलेशन होती है जिसमें बैंक जो है वो अपने कैपिटल को हैंडल करता है। अगेन बेटा जो मैंने पहले एग्जांपल दी, बैंक का कैपिटल क्या होगा? जो उसने पैसा लेंड किया है लोगों से, वो उसका कैपिटल है बेसिकली। अब उस कैपिटल को उसने हैंडल करना है। अब अगर मैंने 10 लाख रुपए आपके बैंक में जमा करवा दिया फॉर एग्जांपल, और 10 लाख जमा करवाने के बाद फर्दर उसने आगे इसको बोरो कर दिया, और अगर कभी मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो बैंक मुझे इनकार नहीं करेगा जी कि आप पैसे लेने क्यों आ गए। इट मीन दैट उसने कैपिटल को इस तरह से हैंडल करना है कि वो आगे लोन भी देता रहे और लोगों से लेंड भी करता रहे, ना कि सिर्फ और सिर्फ लोन ही देता रहे, बाद में जब पैसों की बारी देने की है तो बैंक के पास पैसा ही ना हो। तो ये भी बेटा बैंक रेगुलेशन या बैंक का फंक्शन कह ले है कि उसने अपने कैपिटल को प्रॉपर्ली हैंडल करना है। अगेन बेटा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की एग्जांपल, वहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था वो यही आया था कि बैंक ने अपने कैपिटल को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया। क्यों प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा लोन्स दे दिए दूसरे कस्टमर्स को, और उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे आगे से पैसे वापस नहीं मिलेंगे। जब पैसे वापस नहीं मिले तो वो बैंकक्रप्ट हो गए। इट मीन दैट कि उन लोगों के पास फंड्स खत्म हो गए तो उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई। जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई तो डेफिनेटली बहुत से बैंक जो है वो बंद हो। अंडरस्टैंड बेटा? अब यहाँ पे देखिए आगे इसी लाइन को अगर आप रीड करें तो ये देखें, ये जो बेजल अकॉर्ड है उसमें बताया जाता है कि बैंक ने मैक्सिमम कितना कैपिटल जो है वो अपने पास रखना। जी ईशान आप हैंड रेज कर रहे हैं बेटा। बेजल अकॉर्ड का क्या मतलब? जी बेजल अकॉर्ड का क्या मतलब है? बेजल अकॉर्ड बेटा ये होता है, ये बैंकिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बोला था कि आप जिस तरह गैप होता है ना, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं जी। इसी तरह बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 ये स्टैंडर्ड्स हैं बैंक्स के। इसमें बताया जाता है कि बैंक ने कितना कैपिटल अपने पास रखना है। फॉर एग्जांपल इसमें ये भी बताया जाता है कि अगर आपने 100 रुपया लैंड किया है तो 100 में से फॉर एग्जांपल 70 रुपए आपने अपने पास रखने हैं, 30 रुपए आप आगे लोन पे दे सकते हैं। यानी इसमें रेशियोज कैलकुलेट की होती है कि अगर आपने अपने रिस्क को मेजर करना है तो मिनिमम आपके पास रिस्क कितना होना चाहिए। इस तरह मैंने आप लोगों को वॉर पढ़ाया था, ईएसएफ पढ़ाया, वॉर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईएसएफ वो बेसिकली आपके यही थे। और बेजल के अंदर ये दिया होता है, पहले बेजल 1 आया था, सुन ले मैं आपको बताता हूँ, पहले बेजल 1 आया था, फिर बेजल 2 आया, फिर बेजल 3 आया। अब ये जो बेजल 1, बेजल 2 ये स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो बैंक एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी जाती है। अच्छा, अब आपने एक काम और करना है जो मैंने आपको देना है, जो नेक्स्ट वीक भी हम इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बेजल 1, बेजल 2 और बेजल 3 का कंपैरिजन मुझे बताना है क्या है। मैं चेक करता हूँ अगर मेरे पास आर्टिकल हुआ तो एक आर्टिकल है उसके अंदर ये तीनों बेजल्स उन्होंने 1 by 1 जो है वो टेबल बना के किया हुआ कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम ऐसे रिमूव की गई, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आ रही है। आजकल बेजल 4 आने वाला है जिसके ऊपर काम हो रहा है, उसके अंदर मजीद अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। आप लोगों ने बेजल 1, बेजल 2 और बेजल 3 रीड करके आना है, ठीक है? ये क्या होते हैं, इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, थोड़ा सा आपने इसको पढ़ना है। आई विल आल्सो एक्सप्लेन ये क्या होते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बेटा मैं दे रहा हूँ, जो असाइनमेंट मैं दूंगा इसको हमने कंप्लीट करना है आपने, क्योंकि आप लोगों के जो सेशन मार्क्स हैं वो मैंने असाइनमेंट्स और इसी पार्टिसिपेशन की बेस पे लगानी है, तो ज़हन में रखिएगा। यस सर। जी सर।
ओके, जो Yes, ना sir. चीज समझ आए कोई इशू नहीं, आप डिस्कस करें, हम यहाँ पे बैठ के क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई ऐसा जितना हमें नहीं है कि हमने कुछ नहीं करना। आप जो भी आपको ना समझ आए चीज प्रॉब्लम करें, आप सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे ना बेजल 1 बेजल 2 बेजल 3 कंपैरिजन ऑफ बेजल 1 बेजल 2 बेजल 3, आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा। उस आर्टिकल के अंदर उसने टेबल बना के एक्सप्लेन किया, वो सबसे आसान है आपके लिए। ओके जी, कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाद आगे आता है बेटा नंबर नेक्स्ट वन इज डिपॉजिट अकाउंट। डेफिनेटली बेटा जो बैंक होता है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की, जिसके अंदर आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? नंबर 7 लोन। ये मैं आपके सामने हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, आप बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं। ओके बेटा, एक और फंक्शन है बैंक का जो क्या करता है, वो लोन प्रोवाइड करता है। यानी अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी बिजनेसमैन को लोन चाहिए तो ये आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली लोन प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है कि ये आपको बैंक क्या करते हैं इसमें एज एजेंट के रोल प्ले करता है कि एक बंदे से पैसे लेता है, फर्दर अगले वाले बंदे को वो क्या कर देता है, बोरो कर देता है। देखिए, a loan entitled the distribution of financial assets over time between the lender and the borrower. Okay. नंबर 8 बेटा मनी लॉन्ड्रिंग। आजकल ये बड़ा वर्ड चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। क्या होता है वैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग? आजकल तो हर न्यूज चैनल के ऊपर ये चल रहा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, उसके इतने पैसे। क्या होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग? सर अपने मुल्क के पैसे मुल्क में ले जाना। अपने मुल्क के पैसे क्या करना? इलीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। इलीगल प्रोसेस। सर इलीगली ट्रांसफर ऑफ यानी मनी। अपना जो पैसा है वो इलीगल तरीके से आप किसी दूसरे मुल्क में रख रहे हैं या दूसरे मुल्क में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बेसिकली बेटा जी बिल्कुल सही कह रहे हो, सर ब्लैक मनी बेसिकली बैंक का फंक्शन है कि उसने इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली बेटा हमारे अपने जो बैंक्स होते हैं, आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर बैंक किनका है, जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उन्हीं के बैंक है, सीधी सी बात। और उन्हीं के थ्रू वो फिर आगे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल बैंक्स को देखें, तो वहां बेटा मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा क्राइम, इवन क्राइम तो हमारे मुल्क में भी है लेकिन वहां पे बहुत बड़ी सख्त सजाएं हैं, इवन कि वो आपका सारे का सारा पैसा जो जब्त कर लेते हैं। बट डेफिनेटली बेटा जो मैंने अपने मुल्क की एग्जांपल दी कि यहाँ पे तो बैंक हमारे अपने मिनिस्टर्स के हैं, शुक्र मिले हमारे अपने मिनिस्टर्स की हैं, उन्होंने जो करना होता है उसके मुताबिक फिर वो कर लेते हैं, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये भी बेटा एक फंक्शन है कि द प्रैक्टिस ऑफ एंगेजिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू कंट्रोल द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द डर्टी मनी। आपने ट्रांजैक्शन के कंसील करना, इसमें कंसील लिख लें या कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी आपने ये देखना है कि ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आया और ये डेस्टिनेशन क्या थी, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। ये वो डर्टी इनकम तो नहीं है, डर्टी इनकम यानी इलीगल वे से तरीके से तो नहीं पैसा कमाया गया। ये भी बेटा बैंक का बहुत बड़ा फंक्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बैंक से ये फंक्शन इतना परफॉर्म नहीं कर रहे होते। ओके जी, यूनिवर्सल बैंक ऐसा बैंक बेटा जो हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर। देखिए अब हमारे मुल्क के अंदर भी बेटा बैंक की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ बैंक हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो हम उनको इन्वेस्टमेंट बैंक्स कह देते हैं। कुछ बैंक्स हैं जिन्हें हम कमर्शियल बैंक्स कह देते हैं। कुछ बैंक्स हैं जो आपके ज़राई तरक्याती जिस तरह बैंक हैं, कुछ बैंक्स हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब हर बैंक मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन ऐसा बैंक जो ये सारे के सारे फंक्शन एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट बैंक इज कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक। अ बैंक दैट पार्टिसिपेट इन ऑल बैंकिंग एक्टिविटीज। जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज हमने डिस्कस की हैं, अगर वो सारी की सारी परफॉर्म कर रहा है, और जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताई हैं कि कुछ बैंक जो है वो स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अगर वो इसके अलावा सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेटा दैट बैंक इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल बैंक। अ बैंक दैट इज बोथ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट। वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी प्रोवाइड कर रहा होता है और वो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है। जी बेटा, ये कुछ 9-10 मैंने फंक्शंस डिस्कस किए। तो बेसिकली ये मेन फंक्शंस होते हैं किसी भी बैंक के अंदर। जी, एनीवन एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नोट्स मैंने आपको शेयर किए, ये वाले के नहीं बला भी? नहीं सर, आपने शेयर नहीं किया ये। चले मैं अब आपको जब ये इसका लिंक दूंगा ना, आपके पोर्टल के ऊपर इनके लिंक्स भी आ जाएंगे लेक्चर्स के, और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ना हुआ तो फिर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी चलिए ठीक है। ठीक है, इसको साथ साथ रीड करते रहिएगा। जी, कोई बात पूछना चाहते हैं बेटा यहाँ तक?
देन फिर हम स्टार्ट No, करते sir. हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज बैंकिंग, क्या होती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम बैंकिंग क्यों पढ़ते हैं, बैंक काम कैसे करता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, बाकी कुछ मेन चीजें बताऊंगा आप लोगों को। जी पहले यहाँ तक क्वेश्चन, एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. ओके, व्हाट इज बैंकिंग, ये बेटा हमने बता दिया कि ऐसा आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट्स रिसीव करता है जनरल पब्लिक से और लैंड करता है या बोरो करता है फर्दर आगे अदर इन्वेस्टमेंट पर्सन को या किसी बिजनेस को। यानी आपका बिजनेस रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड देन लैंड द फंड्स टू द बोरोवर। तो जिसको पैसों की जरूरत होती है उनको पैसे दिए जाते हैं, जिनके पास एक्सेस मनी होती है उनसे पैसे लिए जाते हैं। बैंकिंग इज ऑल अबाउट डीलिंग इन मनी, सिंपल बेटा। अगर आप इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बैंकिंग जो है वो पैसे के अंदर डील करना है और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बेटा सेलिंग की सर्विसेज भी आ जाएंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपकी लोन की सर्विसेज भी आ जाएंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपकी जो आपकी स्टॉक मार्केट की सर्विसेज है वो भी सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि बैंक आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रांग होने से फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है। ये आप लोगों ने बेटा चीजें डिस्कस लाजमी करनी है, मुझे बताना है आप लोगों ने ये क्या होती है। इसके ऊपर आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, इसके ऊपर आपको कॉलम भी मिल जाएंगे, आपने इसको रीड करके आना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी, उस क्लास के अंदर सबसे पहले हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। माइक बेटा अपने म्यूट रखें, क्वेश्चन पूछना तो फिर माइक ओपन करें, अदरवाइज अपने माइक्स को बेटा म्यूट रखें। ओके जी, व्हाई वी डू स्टडी बैंकिंग बेटा, क्यों जरूरी है बैंकिंग को पढ़ना जी? व्हाई वी स्टडी बैंकिंग, क्या जरूरत पड़ी है कि हम बैंक को पढ़ें, बैंक ये करता है, बैंक वो करता है, व्हाई वी नीड टू स्टडी अ बैंक। अब देखिए आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, सॉरी क्वेश्चन सुन लें पहले पूरा। हम मुख्तलिफ आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, ऑपरेशनल बैंकिंग पढ़ा होगा, अब कंज्यूमर बैंकिंग पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी आपने कुछ बैंकिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम बैंकिंग को पढ़ते हैं, क्या रीजन है, क्या इसमें ऐसी बात है कि हमने इसको लाजमी पढ़ना है? आप बोले जी, अपना माइक ओपन करके बोले, जिसका माइक बेटा बोल रहा है वही ओपन करे सिर्फ माइक अपना। जी कियम साहब। सर क्योंकि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है सर वो मनी पर ही सर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है। और बैंक ही मनी को रेगुलेट रिवॉल्व करते हैं पूरी कंट्री में, तो सर इसीलिए बैंकिंग को ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। देखिए बेटा, मुल्क के अंदर पैसा तो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मैं कहता हूँ जी हमारे मुल्क की जो 5% आबादी है वो इतनी अमीर तरीन आबादी है कि वो पूरी की पूरी 95% आबादी के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है। अब जो बेटा बैंक होता है ना, बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका एक वर्ड यूज किया जाता है फाइनेंशियलाइजेशन का। फाइनेंशियलाइजेशन का एक वर्ड यूज किया जाता है। बेसिकली बैंक का जो मेन काम होता है, जिसको हम पढ़ना इसलिए जरूरी है कि बैंक जो होता है वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करता है। बेसिकली वो आपके लिए क्या कर रहा होता है कि लोगों के पास एक्सेस पैसा पड़ा हो, उस एक्सेस पैसे को जनरेट करके यानी इसे लेके आप लोगों से आगे फर्दर उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है जो इकोनॉमी में डेवलप कर रहे होते हैं। बेटा अगर आप पैसे को होल्ड करके रख लेंगे तो आपके मुल्क की इकोनॉमी कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको एक टॉपिक दिया था कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर किसी मुल्क में हो रही है तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है, या फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। दोनों एस्पेक्ट ठीक हैं, लेकिन विद रीजन आपने मुझे बताना, नहीं सर अगर ऐसे होगा तो ऐसे होगा, नहीं तो अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें व्हाई वी स्टडी बैंकिंग के अंदर उसने यहाँ पे बेटा लास्ट लाइन में बड़ा अच्छा लिखा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी बाय मोबिलाइजिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। वो काम उनका क्या होता है कि जो सेविंग्स हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, व्हाई डज बैंकिंग वर्क? किसी मुल्क के अंदर बैंकिंग क्यों काम कर रही होती है, बैंक से क्यों जरूरी है? चले ऐसे कह लें, किसी मुल्क में बैंक ही क्यों जरूरी है?
आप खुद क्यों नहीं पैसे उधार दे देते किसी को कि यार फलां बंदे को चलो मैं उधार दे देता हूँ, इसके ऊपर मुझे जिस तरह इंडिया के अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखिए, हिंदुओं के अंदर एक दुनिया का वर्ड होता था, वो क्या करता था, वो यही काम करते होते थे, वो किसानों को पैसे देते थे और सूद के ऊपर अभी भी चलता है वहां पे। अगर आप देखें तो जो उनके बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज है वहां पे यही सिस्टम चलता है कि वहां पे जो अमीर हिंदू है वो किसानों को लोन देते हैं, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, व्हाई डज बैंकिंग वर्क बेटा? क्यों मतलब बैंकिंग जरूरी है किसी कंट्री सर के मुझे लिए? वन बाय वन बेटा, वन बाय वन। जी रिमशा बेटा आप बोले। सर जो बैंक, हमजा आप बाद में बोलिएगा बेटा, आपसे मैंने आंसर ले लिया। सर क्योंकि जो लोग हैं ना वो बैंक पे ट्रस्ट करते हैं और अपने पैसे ट्रस्ट के बेस पे बैंक को दे देते हैं कि हमें जब जरूरत हो हम ले सकते हैं। जी जिशान। सर इसी वाले से बैंक काम करते हैं कि जब लोगों को खुद पे एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहता तो फिर वो बैंक को यूज करते हैं, जबकि बैंक के आने से पहले लोग इसी तरह खुद म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे के साथ काम करते थे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर किसी के पास अमानत रखवाते थे तो वो सही बता, मैं थोड़ा सा इसमें मजीद ऐड करता हूँ कि अगर बेटा हम बैंक्स के अंदर फॉर एग्जांपल पैसे रखवाते हैं तो बैंक भी तो डूब सकता है ना। मतलब बैंक भी तो, अगर बैंक करप्ट हो जाए, बैंक के पास पैसा खत्म हो जाए, जिस तरह ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में आया था, तो सर उसकी ना श्योरिटी होती है कि अगर आपका बैंक में पैसे आपके हैं तो आप वो कमर्शियल बैंक से जाके, सॉरी सेंट्रल बैंक से जाके आप इजीली ले सकते हैं उनकी, यानी आप ये कह सकते हैं कि उसके बैक एंड के ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है, बैक एंड के ऊपर सिक्योरिटी होती है। ट्रस्ट इसलिए भी हमारा डेवलप होता है, हमें पता होता है कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा। यस सर। और दूसरी बात बेटा यहाँ पे देखिए कि जब आप किसी बंदे को पैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए अगर बैंक में रखवाया, मुझे आज 1 लाख की जरूरत पड़ गई तो मैं चेक लेके जाऊंगा, मुझे फौरन 1 लाख मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी बंदे को 10 लाख रुपया पकड़ाया है और उससे कहा जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगा और आप लेने गए, तो मैं पॉसिबल वो आपको वापस ना मिले। और ये बेटा बहुत बड़ी बात है कि जो लोगों का ट्रस्ट है बेसिकली वो बैंक्स को चलाने में हेल्प आउट करता है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे बैंक्स के ऊपर तो बेटा बैंक कभी भी जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर काम नहीं कर सकते। और डेफिनेटली जो बैंक होता है वो बहुत से लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा होता है, इस वजह से उसके पास एक्सेस मनी होती है। तो इसलिए आप जब भी चाहेंगे, आप देखिए जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी आप एटीएम यूज करें, आप बैंक के पास जाएं, फौरी तौर पे आपका जो पैसा अगर आपने वहां रखवाया हुआ तो आपको अवेलेबल होगा। ओके बेटा, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास हमारी। अभी आपको पता है कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो खत्म होने वाली है, आप दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे और देन फिर हम बेटा यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। जी सर। यहाँ तक क्वेश्चन इसी पूछना लिंक बेटा, से if you want to ask any question। सर वो इसी लिंक से करेंगे आप दूसरा सेंड करेंगे इसी लिंक को क्लिक कर लीजिएगा दोबारा, जब मैं ओपन करूंगा साथ ही इस लिंक को आप क्लिक कर लीजिएगा। ओके सर। ओके सर 12 बजे बेटा अभी जब ये खत्म होगा ना उसके फौरन बाद आपने आ जाना दोबारा। वो क्लास हो किसके जी बाद सर। ब्रेक लेनी है? नो सर। हाँ तो ले साथ ही क्लास में खत्म करें इसको। जी सर जी। Any question बेटा, any query regarding this lecture? नो सर। नो सर। चलें फिर इसको करते हैं और फिर नेक्स्ट आप इसको करें।